सुधा मूर्ति एक बहुप्रतिभाशाली लेखिका हैं, परोपकारी, उद्यमी, इंजीनियर, शिक्षिका और कहानीकार। उन्हें आर के नारायण साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज हम सुधा मूर्ति की एक पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है हियर देयर एंड एवरीवेयर। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन में मिले कुछ सुंदर और प्रेरणादायक लोगों की छोटी छोटी कहानियां साझा की हैं। इस किताब को पढ़ना मानो उनसे एक व्यक्तिगत मुलाकात करने जैसा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 3 साल पहले की एक सुनहरी जून की सुबह मैं हमेशा की तरह अपना कन्नड़ अखबार पढ़ रही थी। उसी दिन सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC के परिणाम प्रकाशित हुए थे। अखबार के अंदर के पन्नों पर रोल नंबरों की लंबी सूची थी, जबकि पहले पन्ने का लगभग पूरा हिस्सा रैंक धारकों की सूची और उनकी तस्वीरों ने घेर रखा था। मुझे रैंक पाने वाले छात्रों के प्रति हमेशा से गहरी रुचि रही है। रैंक सिर्फ किसी की बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं होता, यह इस बात का भी प्रमाण होता है कि छात्र अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत और दृढ़ता से प्रयास करते हैं। मेरा अपना पारिवारिक परिवेश, मुझे एक प्रोफेसर के परिवार में पाला गया, और एक शिक्षिका के रूप में मेरा अनुभव मुझे इस बात पर विश्वास दिलाते हैं। उस सुबह के अखबार में छपी तमाम तस्वीरों में से एक लड़के की तस्वीर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाई। वह दुर्बल और पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम सी चमक थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। मैंने पढ़ा कि उसका नाम हनुमंथप्पा था और उसने 8वीं रैंक हासिल की थी। बस यही जानकारी मुझे मिल सकी। अगले दिन मेरी हैरानी के लिए उसकी तस्वीर दोबारा छपी, इस बार एक साक्षात्कार के साथ। बढ़ती रुचि के साथ मैंने जाना कि हनुमंथप्पा एक कुली का बेटा था और 5 बच्चों में सबसे बड़ा था। वे एक जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उसने साक्षात्कार में बताया कि वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि वह एक गांव में रहता था और उसके पिता, जो घर के अकेले कमाने वाले थे, दिन भर में केवल 40 रुपए कमाते थे। मुझे उस होनहार लड़के के लिए बहुत अफसोस हुआ। हम में से अधिकांश अपने बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग भेजते हैं, उन्हें गाइड और रेफरेंस किताबें दिलाते हैं और बिना लागत की चिंता किए उनके लिए सबसे अच्छी सुविधाएं जुटाते हैं। लेकिन हनुमंथप्पा के लिए यह सब अलग था। वह रामपुरा का था। उसने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। जब मैं अभी भी अखबार हाथ में लिए उसी के बारे में सोच रही थी, तो मैंने अपने पड़ोसी के आंगन में आम के पेड़ की ओर देखा। पेड़ की छाल ताज़ा थी, उस पर ओस से भीगे कोमल हरे पत्ते और कुछ आम थे जो कुछ ही दिनों में पकने वाले थे। पेड़ के पीछे एक छोटा सा गमले वाला पौधा था, जो मैंने देखा कि जब से लगाया गया था, लगभग वैसा ही बना हुआ था। वह सुबह बहुत शांत थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी। मेरे विचार बिल्कुल मुक्त होकर बह रहे थे। तभी प्रेशर कुकर की सीटी ने उस खामोशी को तोड़ा और मुझे याद आया कि आधा घंटा बीत चुका था। साक्षात्कार में हनुमंथप्पा का डाक पता भी दिया गया था। समय गवाए बिना मैंने एक पोस्टकार्ड उठाया और उसे पत्र लिखा। मैंने केवल 2 पंक्तियां लिखीं कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या वह बेंगलुरु आ सकता है। ठीक उसी समय मेरे पिता, जो हमेशा व्यावहारिक सोच रखते थे, अपनी सुबह की सैर से लौटे। उन्होंने वह पत्र पढ़ा। मेरे पिता ने पोस्टकार्ड पढ़ा और बोले, वो इतना दूर आने का किराया कहाँ से लाएगा? अगर तुम चाहती हो कि वह यहाँ आए, तो उसे बस का किराया और थोड़े पैसे कपड़े खरीदने के लिए भेज दो। तो मैंने एक तीसरी पंक्ति जोड़ी कि मैं उसके यात्रा खर्च और कपड़ों के लिए पैसे भेजूंगी। 4 दिनों के भीतर मुझे उसका जवाबी पोस्टकार्ड मिला। 2 पंक्तियां थीं। पहली में उसने मेरे पत्र के लिए धन्यवाद दिया और दूसरी में उसने मुझसे मिलने बेंगलुरु आने की इच्छा जताई। मैंने तुरंत उसे कुछ पैसे और अपने कार्यालय का पता भेज दिया। जब वह हमारे कार्यालय आया, तो वह एक डरे हुए बछड़े जैसा लग रहा था जो अपना रास्ता भटक गया हो। शायद यह उसकी पहली बेंगलुरु यात्रा थी। वह बहुत विनम्र था। उसने साफ सुथरी कमीज और पैंट पहन रखी थी और उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। उसकी आंखों की चमक अब भी वहां थी। मैं सीधे मुद्दे पर आई। हम तुम्हारे शैक्षणिक प्रदर्शन से खुश हैं। क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो?
हम तुम्हें प्रायोजित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम तुम्हारी पढ़ाई की सारी फीस भरेंगे, चाहे वह कोई भी कोर्स हो, कहीं भी हो। वह चुप रहा। मेरे साथ कार्यालय में बैठे वरिष्ठ सहयोगी मुस्कुराकर बोले, इतनी जल्दी मत करो। उसे ठीक से समझने दो कि तुम क्या कह रही हो। वह दिन के अंत तक जवाब दे देगा। जब हनुमंथप्पा घर लौटने को तैयार हुआ तो उसने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, मैडम, मैं बेल्लारी के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ाई करना चाहता हूँ। वह मेरे गांव के सबसे पास है। मैंने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उससे थोड़ी देर और बात की ताकि जान सकूं कि क्या वह कोई और कोर्स करना चाहता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती थी कि हम किसी भी कोर्स की फीस भरने को तैयार हैं जो वह करना चाहे। लेकिन वह लड़का बिल्कुल स्पष्ट था कि वह क्या चाहता है। मैंने पूछा, तुम्हें हर महीने कितने पैसे भेजूं? क्या कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है? उसने कहा कि वह जानकारी इकट्ठा करके मुझे बताएगा। 2 दिन बाद उसने बहुत सुंदर लिखावट में हमें पत्र लिखा, जिसमें बताया कि उसे हर महीने लगभग 300 रुपए की जरूरत होगी। वह एक दोस्त के साथ किराए पर कमरा लेने और खुद खाना बनाने की योजना बना रहा था ताकि खर्च कम हो। मैंने उसे 1,800 रुपए भेजे, जिससे उसके 6 महीनों के खर्च पूरे हो सकें। उसने पत्र पाकर तुरंत धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। समय बीतता गया। एक दिन मुझे अचानक याद आया कि अब मुझे हनुमंथप्पा के लिए अगले 6 महीने के पैसे भेजने हैं। मैंने 1,800 रुपए का एक और ड्राफ्ट भेज दिया। इस बार भी उसने आभार जताया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उसके पत्र के साथ कुछ नोट लिफाफे में लौटे। उसने लिखा था, मैडम, आपने अगले 6 महीनों के लिए पैसे भेजे, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं पिछले 2 महीनों में बेल्लारी में नहीं था। 1 महीना छुट्टियां थी और दूसरे महीने कॉलेज में हड़ताल थी, इसलिए मैं अपने गांव में ही रहा। इन 2 महीनों में मेरा खर्च 300 रुपए से कम रहा, इसलिए मैं 300 रुपए लौटा रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी गरीबी और फिर भी इतनी ईमानदारी। हनुमंथप्पा जानता था कि मैं उससे खर्च का हिसाब नहीं मांगने वाली, फिर भी उसने बचे हुए पैसे लौटाने का पूरा प्रयास किया। यह अविश्वसनीय था, पर सच। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी किसी वर्ग, शिक्षा या संपत्ति से नहीं जुड़ी होती। यह किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जा सकती। अधिकांश लोगों में यह दिल से स्वाभाविक रूप से आती है। मैं समझ नहीं पाई कि इस गांव के सीधे-सादे लड़के की ईमानदारी पर क्या प्रतिक्रिया दूं। मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि वह हनुमंथप्पा और उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगली कहानी का शीर्षक है अ लाइफ अनरिटन, एक अनलिखा जीवन। सुधा जी लिखती हैं, यह साल 1943 था। मेरे पिता एक युवा डॉक्टर थे जिन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित एक गांव चंदगढ़ में एक छोटे से औषधालय में नियुक्त किया गया था। वहां 8 महीने लगातार बारिश होती थी और बाकी 4 महीनों में केवल पेड़ काटने का काम होता था। यह एक कम प्रसिद्ध और विरल जनसंख्या वाला गांव था, जो एक घने और विशाल जंगल से घिरा हुआ था। चूंकि ब्रिटिश अफसर जंगल में शिकार करने आते थे, उनकी सुविधा के लिए वहां एक छोटा क्लिनिक बना दिया गया था। गांव के लोग वहां नहीं जाते थे क्योंकि वे स्थानीय औषधियों और पौधों का उपयोग करना अधिक पसंद करते थे। इसलिए उस क्लिनिक में मेरे पिता के अलावा और कोई नहीं होता था। स्थानांतरण के 1 सप्ताह के भीतर ही मेरे पिता उबने लगे। उन्हें पुणे जैसे जीवंत शहर से उखाड़कर इस शांत और धीमी गति वाले गांव में भेज दिया गया था जहां मानो कोई इंसान ही नहीं था। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। उनकी एकमात्र साथी दीवार पर टंगी हुई कैलेंडर थी। कभी कभी वे बाहर टहलने जाते, लेकिन जब पास के जंगल से बाघों की दहाड़ सुनाई देती तो वे डर जाते और जितनी तेजी से हो सकता था वे क्लिनिक की ओर वापस चल पड़े। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे रात को बाहर निकलने से बहुत डरते थे, क्योंकि जमीन पर अक्सर सांप रेंगते हुए दिखाई देते थे। एक सर्दी की सुबह उन्होंने अपने मुख्य दरवाजे के बाहर किसी की भारी सांसों की आवाज सुनी और साहस करके खिड़की से झांकने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चों के साथ बरामदे में अंगड़ाई ले रही थी और जम्हाई ले रही थी। एक और दिन जब उन्होंने खिड़की खोली तो देखा कि उनके घर की छत के सामने सांप लटक रहे थे, जो रस्सियों जैसे लग रहे थे।
मेरे पिता सोचने लगे कि कहीं उन्हें इस गांव में किसी सजा के रूप में तो नहीं भेजा गया, शायद उन्होंने कोई गलती की हो। लेकिन परिस्थिति बदलने के लिए उनके पास कुछ भी करने का उपाय नहीं था। एक रात उन्होंने जल्दी खाना खा लिया और मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में किताब पढ़ने लगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है, उन्होंने सोचा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि 4 आदमी ऊनी कंबलों में लिपटे हुए थे और उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने मराठी में कहा, डॉक्टर साहिब, अपना बैग लीजिए और हमारे साथ तुरंत चलिए। मेरे पिता उनकी देहाती मराठी मुश्किल से समझ पाए। उन्होंने विरोध किया, लेकिन क्लिनिक तो बंद है और देखिए कितना समय हो गया है। वे आदमी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने उन्हें जोर से धक्का दिया और कहा कि वे उनके साथ चलें। चुपचाप मेरे पिता ने अपना बैग उठाया और मेमने की तरह उनके पीछे पीछे चल दिए। बाहर एक बैलगाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तेज बारिश और बिना चांद की रात ने उन्हें भ्रमित कर दिया, और जबकि उन्हें पता नहीं था कि जहां वे उन्हें ले जा रहे थे, मेरे पिता को आभास हो गया था कि यात्रा लंबी हो सकती है। जो थोड़ा साहस उनके भीतर बचा था, उसे जुटाकर उन्होंने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ घंटे बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे और बैलगाड़ी पूरी तरह रुक गई। मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में कोई उन्हें भीतर ले गया। मेरे पिता ने देखा कि चारों ओर धान के खेत थे और ठीक बीच में एक घर था। जैसे ही वे घर के भीतर गए, एक महिला की आवाज आई, आइए आइए, मरीज इस कमरे में है। गांव आने के बाद पहली बार मेरे पिता को लगा कि उनकी चिकित्सा शिक्षा का कोई उपयोग हो सकता है। मरीज एक युवा लड़की थी, लगभग 16 साल की। एक वृद्ध महिला उस लड़की के पास खड़ी थी, जो स्पष्ट रूप से प्रसव वेदना में थी। मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ गया। वे दूसरे कमरे में गए और परिवार से कहा, देखिए, मुझे प्रसव कराने का प्रशिक्षण नहीं मिला है और मैं एक पुरुष डॉक्टर हूं। आपको किसी और को बुलाना चाहिए। लेकिन परिवार सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, यह कोई विकल्प नहीं है। जो करना है वह करना ही होगा और हम आपको अच्छा मेहनताना देंगे। बच्चे का जन्म हो सकता है या नहीं, लेकिन लड़की को जरूर बचाना होगा। मेरे पिता ने उनसे विनती की, कृपया, मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। मुझे अब जाने दीजिए। पुरुष पास आए, उन्हें अंदर धक्का देकर मरीज के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पिता डर गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपने मार्गदर्शक के साथ कुछ डिलीवरी देखी और उनकी सहायता की थी। प्रोफेसरों के साथ कुछ प्रसव देखे थे, पर उससे अधिक नहीं। घबराए हुए उन्होंने अपने सीमित अनुभव और सिद्धांतों को याद करना शुरू किया, और तभी उनके भीतर का डॉक्टर जाग उठा। कमरे में कोई मेज नहीं थी, तो उन्होंने इशारे से उस वृद्ध महिला से, जो बहरी और गूंगी लग रही थी, मदद मांगी कि चारों ओर रखे धान के बोरे मिलाकर एक अस्थायी मेज बना दें। फिर मेरे पिता ने अपने बैग से रबर की चादर निकाली और उसे उन बोरों पर ठीक से बिछा दिया। उन्होंने लड़की से उस पर लेटने को कहा और वृद्ध महिला को पानी उबालने और उपकरणों को साफ करने का निर्देश दिया। तब तक प्रसव पीड़ा थोड़ी शांत हो गई थी। लड़की पसीने से तर थी और डॉक्टर को देखकर और अधिक कांप रही थी। उसने बड़ी मासूम और आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे मत बचाइए। मैं नहीं चाहती कि मैं सुबह तक जिंदा रहूं। तुम कौन हो? मेरे पिता ने पूछा। मैं यहाँ के एक बड़े जमींदार की बेटी हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। बारिश की आवाज के कारण मेरे पिता को सुनना मुश्किल हो रहा था। हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था, तो मेरे माता पिता ने मुझे दूर शहर में पढ़ने भेजा। वहीं मैं अपने एक सहपाठी से प्यार करने लगी। शुरू में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गर्भवती हूँ। जब पता चला तो मैंने उस लड़के को बताया और वह तुरंत भाग गया। जब तक मेरे माता पिता को सब कुछ पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने मुझे इस अभिशप्त जगह भेज दिया, जहां कोई कुछ न जाने। अचानक एक तेज प्रसव पीड़ा ने उसे रोक दिया। कुछ मिनट बाद वह बोली, डॉक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, मेरा परिवार उसे और मुझे मार डालेगा। फिर वह मेरे पिता की बाहें पकड़कर फफक पड़ी,
कृपया मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे मर जाने दीजिए। बस यही मेरी ख्वाहिश है। मेरे पिता कुछ देर समझ नहीं पाए कि क्या कहें। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मैं जानता हूँ कि किसी की जान बचाई जा सकती है तो मैं मरीज को मरने नहीं दे सकता। आप मुझे मेरा कर्तव्य निभाने से रोकिए मत। लड़की चुप हो गई। प्रसव कठिन, डरावना और लंबा था, लेकिन अंततः मेरे पिता ने वृद्ध महिला की मदद से बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दिलाया। वह लड़की बेहद थकी और कमजोर हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और निराशा में पड़ी रही। उसने बच्चे को देखने की भी कोशिश नहीं की। थोड़ी हिम्मत करके पूछा, लड़का है या लड़की? लड़की है, मेरे पिता ने कहा जब वे उसकी नब्ज जांच रहे थे। हे भगवान! लड़की है, वह चिल्लाई। उसका जीवन भी मेरे जैसा ही होगा, इस परिवार के पुरुषों के अत्याचार तले। और उसके पास तो पिता भी नहीं है, वह जोर जोर से रोने लगी। लेकिन मेरे पिता बच्चे में व्यस्त थे और कुछ भी नहीं सुन पाए। तभी लड़की को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, बच्चा रो क्यों नहीं रहा? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह बोली, अगर वह नहीं बचती तो अच्छा ही होगा। कम से कम वह इस अभिशप्त जीवन से बच जाएगी। मेरे पिता ने बच्चे को उल्टा पकड़ा, धीरे से थपथपाया और तुरंत ही कमरे में बच्चे के तेज रोने की आवाज गूंज उठी। बाहर खड़े पुरुषों ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और कहा, डॉक्टर साहब, तैयार हो जाइए। हम आपको वापस छोड़ देंगे। मेरे पिताजी ने अपनी मरीज की देखभाल की, अपने औजार समेटे और अपना बैग बांधा। वह बूढ़ी औरत कमरे की सफाई करने लगी। उसने उस परेशान किशोरी की ओर देखा और कहा, इस बच्चे को ले लो और अगर तुम्हारे दिल में जरा भी हिम्मत हो तो यहाँ से भाग जाओ। पुणे नर्सिंग स्कूल जाओ। वहाँ एक क्लर्क है गोखले नाम के, उनसे कहना कि आरएच ने भेजा है। वे तुम्हें नर्सिंग कोर्स में दाखिला दिला देंगे। तुम एक नर्स बनोगी, स्वतंत्र जीवन जियोगी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। इस बच्चे को गर्व से बड़ा करना। उसे अपने जैसा मत बनने देना। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन डॉक्टर, मैं पुणे कैसे जाऊंगी? मुझे तो यह भी नहीं पता वह कहाँ है। सबसे नजदीकी शहर बेलगाम जाओ और वहां से पुणे की बस पकड़ लेना। मेरे पिताजी ने उसे अलविदा कहा और कमरे से बाहर निकले। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें 100 रुपए थमाए और बोला, डॉक्टर, यह उस लड़की की डिलीवरी में मदद करने की फीस है। जो आज यहाँ हुआ उसके बारे में एक शब्द भी मत कहना। अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे पिताजी ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोले, माफ कीजिए, लगता है मेरी कैंची कमरे में ही रह गई है, मुझे कल क्लिनिक में जरूरत पड़ेगी। वह अंदर वापस गए और देखा कि लड़की अपने नवजात शिशु को देख रही थी, आंखों में आंसू थे। जब बूढ़ी औरत पीठ घुमा रही थी, पिताजी ने वह 100 रुपए लड़की के हाथ में रखे और कहा, यह मेरे पास अभी जो कुछ है, सब कुछ है। इसे ले जाओ और वही करो जो मैंने कहा। लड़की ने पूछा, डॉक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आरएच कुलकर्णी है, लेकिन सब मुझे आरएच कहते हैं। हिम्मत रखो बच्ची। अलविदा और शुभकामनाएं। मेरे पिताजी वहां से निकल गए। लौटने का सफर भी उतना ही कठिन था, लेकिन वह किसी तरह सुबह होने से पहले घर पहुंच गए। थककर चूर थे और सो गए। अगली सुबह उनका मन बार बार उस पहली मरीज और उसके साथ हुई घटना की ओर भटकता रहा। उन्हें महसूस हुआ कि वे स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हैं और उन्हें इस दिशा में और ज्ञान होना चाहिए। लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना फिलहाल टल गया। कुछ महीनों बाद उनका विवाह हुआ और उन्होंने यह सपना अपनी पत्नी से साझा किया। समय बीतता गया, वे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई शहरों में स्थानांतरित होते रहे और उनके 4 बच्चे हुए। जब वह 42 वर्ष के हुए, तब तक उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचा लिए थे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को हुबली में छोड़ा और चेन्नई के एग्मोर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से वह स्त्री रोग विशेषज्ञ बने। उस समय वह कुछ गिने-चुने पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक थे। बाद में वह हुबली लौटे और कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे।
गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और महिलाओं व लड़कियों की चिंता के कारण वह बेहद लोकप्रिय हो गए, एक डॉक्टर और शिक्षक दोनों के रूप में। यही संवेदना उनकी बेटियों के प्रति भी झलकती थी। उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने दिया गया, जो उन दिनों में अनसुना था। मेरे पिता नास्तिक थे। वह अक्सर कहते, ईश्वर चर्च, मस्जिद या मंदिर में नहीं बसता। मैं उसे अपने सभी मरीजों में देखता हूँ। अगर किसी महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर के लिए यह एक मरीज की मौत है, लेकिन उस बच्चे के लिए यह जीवन भर के लिए माँ की क्षति है। और बताओ, माँ को कौन बदल सकता है? सेवानिवृत्ति के बावजूद मेरे पिता का ज्ञान के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ और वह सक्रिय बने रहे। एक दिन वह एक चिकित्सा सम्मेलन के लिए किसी अन्य शहर गए। वहां उन्होंने 30 की उम्र की एक युवती से मुलाकात की। वह ग्रामीण क्षेत्रों के अपने अनुभवों से जुड़े मामलों की प्रस्तुति दे रही थी। मेरे पिता को उसका काम रोचक लगा और उन्होंने प्रस्तुति के बाद उससे बात की। उन्होंने कहा, डॉक्टर, आपका शोध उत्कृष्ट है। मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूँ। धन्यवाद, उसने कहा। तभी किसी ने मेरे पिता को पुकारा, आरएच, हम लंच के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। क्या आप ज्यादा समय लेंगे? युवती ने पूछा, डॉक्टर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर आरएच कुलकर्णी, या सिर्फ आरएच? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने पूछा, क्या आप 1943 में चंडीगढ़ में थे? हाँ। डॉक्टर, मैं एक गांव में रहती हूँ जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि आप अभी मेरे घर एक छोटी सी मुलाकात के लिए चलें? मेरे पिता इस अप्रत्याशित निमंत्रण के लिए तैयार नहीं थे। वह सोच में पड़ गए, वह उन्हें अपने घर क्यों बुला रही थी। शायद किसी और समय, डॉक्टर, उन्होंने जवाब दिया, इस उम्मीद में कि बात वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन वह महिला जिद पर अड़ी रही। आपको चलना ही होगा। कृपया इसे एक ऐसे व्यक्ति के अनुरोध की तरह समझिए जो वर्षों से आपका इंतजार कर रहा है। मेरे पिता उसकी रहस्यमयी बातों से भ्रमित हो गए और फिर भी मना कर दिया, लेकिन उसने उनसे बहुत विनती की। उसकी आंखों में कुछ ऐसा पीड़ा भरा था, कुछ इतना व्याकुल, कि अंततः मेरे पिता मान गए और उसके साथ गांव चल दिए। गांव की ओर जाते हुए दोनों ने विचारों का आदान प्रदान किया और वह महिला अपने कार्य और निष्कर्षों के बारे में उत्साहपूर्वक बोलती रही। जब वे दोनों उसके घर के पास पहुंचे तो मेरे पिता ने देखा कि वह घर एक नर्सिंग होम भी था। वह मुख्य द्वार से भीतर गए और देखा कि एक 50 की उम्र की महिला बैठक में खड़ी है। युवती ने कहा, माँ, ये है डॉक्टर आरएच। क्या यही वह व्यक्ति है जिनका आप इतने वर्षों से इंतजार कर रही थीं? वह महिला आगे आई, झुकी और मेरे पिता के पैरों को छूकर अपना माथा टिका दिया। मेरे पिता ने अपने पैरों को आंसुओं से भीगता महसूस किया। यह अजीब था। ये महिलाएं कौन थीं? मेरे पिता समझ नहीं पाए कि क्या करें। उन्होंने झुककर उस वृद्ध महिला के कंधों पर हाथ रखा और उसे उठाया। डॉक्टर, शायद आप मुझे पहचाने नहीं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मेरी पहली डिलीवरी आप ही ने करवाई थी। फिर भी मेरे पिता उसे पहचान नहीं पाए। बहुत समय पहले आप महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर एक गांव में रहते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी और आपने मेरी मदद की। मैं तब एक अविवाहित युवती थी, प्रसव के दौरान। वहां कोई डिलीवरी टेबल नहीं थी। आपने कमरे में धान के बोरे के ढेरों को एक अस्थायी मेज में बदल दिया और कई घंटे बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। एक क्षण में सारी यादें मेरे मन में उमड़ आईं और मेरे पिता को उस रात की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, अरे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वह रात का समय था और मैंने तुमसे अनुरोध किया था कि तुम अपनी नवजात बच्ची को लेकर पुणे चली जाओ। मुझे याद है, मैं भी उतना ही डरा हुआ था जितनी तुम थी। तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे जो मेरे परिवार को उस प्रसव के लिए दिए गए थे। उस समय के लिए यह बड़ी रकम थी, फिर भी तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया। हाँ, मेरी मासिक तनख्वाह तब 75 रुपए थी। मेरे पिता ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने मुझे अपना अंतिम नाम बताया था, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाई क्योंकि बारिश की तेज आवाज के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हारी सलाह मानी, पुणे गई,
अपने मित्र गोखले को ढूंढा और एक नर्स बन गई। यह बहुत कठिन था, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेले पालने में सफल रही। उस भयानक अनुभव के बाद मैंने ठान लिया था कि मेरी बेटी स्त्री रोग विशेषज्ञ बने। सौभाग्य से उसने भी वही सपना देखा। आज वह डॉक्टर है और उसकी शादी भी एक डॉक्टर से हुई है और दोनों यहीं अभ्यास करते हैं। एक समय ऐसा आया जब मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए महीनों प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर हमें पता चला कि आप 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद कर्नाटक चले गए थे। इस बीच गोखले जी का भी निधन हो गया और मैंने तुम्हें खोजने की सारी आशा छोड़ दी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह मुझे तुम्हें दोबारा मिलने का अवसर दे ताकि मैं तुम्हें धन्यवाद दे सकूं कि तुमने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई। मेरे पिता को लगा जैसे वे किसी बॉलीवुड फिल्म में हों और जीवन के इस रहस्य से अभिभूत हो गए हों। कुछ दयालु शब्दों और प्रोत्साहन ने एक युवा लड़की का जीवन बदल दिया था। अगले पृष्ठ से उस महिला ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम आपके बहुत आभारी हैं, डॉक्टर। मेरी बेटी आपको यहाँ नर्सिंग होम के उद्घाटन के लिए बुलाना चाहती थी और हम आपसे संपर्क न कर पाने को लेकर बहुत निराश थे। अब समय बीत गया है और नर्सिंग होम बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे पिता ने अपनी नम आंखें पोंछी और इधर-उधर देखा कि नर्सिंग होम का नाम क्या है। उन्होंने दाईं ओर देखा और उस पर लिखा देखा, RH डायग्नोस्टिक। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हम आपके बहुत आभारी हैं, डॉक्टर। मेरी बेटी आपको यहाँ नर्सिंग होम के उद्घाटन के लिए बुलाना चाहती थी और हम उस समय आपसे संपर्क न कर पाने को लेकर बहुत निराश थे। अब समय बीत चुका है और नर्सिंग होम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मेरे पिता ने अपनी नम आंखें पोंछी और नर्सिंग होम का नाम देखने के लिए इधर-उधर देखा। उन्होंने दाईं ओर देखा और खुद को उस पर टकटकी लगाए पाया, RH डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट स्टोरी 8। रहमान की अव्वा। रहमान एक युवा और सौम्य स्वभाव का कर्मचारी था जो एक BPO में काम करता था। वह हमारे फाउंडेशन में सक्रिय स्वयंसेवक भी था। चूंकि हम साथ में काफी नजदीकी से काम करते थे, इसलिए उसे पता चला कि मैं उत्तर कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हूँ। मेरी भाषा में उस क्षेत्र की बोली है और धारवाड़ के खाने के प्रति मेरा प्यार भी सभी को पता है। एक दिन रहमान मेरे पास आया और बोला, मैडम, अगर आप इस रविवार को फुर्सत में हो तो क्या आप मेरे घर आएंगी? मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रही हैं। संयोगवश मेरी माँ भी धारवाड़ जिले की ही है। मेरे परिवार ने कन्नड़ में लिखे आपके कॉलम और आपकी किताबें पढ़ी हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके साथ काम करता हूँ, तो उन्होंने आपसे मिलने की प्रबल इच्छा जताई। क्या यह संभव है कि आप हमारे साथ दोपहर का खाना खाएं? क्या मुझे अच्छा धारवाड़ भोजन मिलेगा? मैंने मजाक किया। आप निश्चिंत रहें, मैडम। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे रहमान, हर लड़का अपनी माँ के लिए यही कहता है, चाहे वह खाना बनाने में कितनी भी खराब क्यों न हो। माँ के प्यार की वजह से ही खाना स्वादिष्ट लगता है। नहीं, वो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी पत्नी भी यही कहती है। तो फिर वह सचमुच बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि कोई भी बहू बिना कारण अपनी सास की तारीफ नहीं करती। मैं मुस्कराई। वैसे धारवाड़ जिले में किस गांव से हैं आप लोग? उसने मुझे राणेबेन्नूर के पास के एक गांव का नाम बताया, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैं खुशी खुशी उनके घर दोपहर के भोजन के लिए जाने को तैयार हो गई। उस रविवार मैं कुछ फूल लेकर गई। रहमान का नया अपार्टमेंट बन्नरघट्टा रोड पर चिड़ियाघर के पास था। जब मैं उनके घर पहुंची तो मैं उसकी पत्नी सलमा से मिली। वह स्मार्ट और सुंदर लड़की थी। वह पास ही के एक किंडरगार्टन में टीचर थी। फिर उसने अपनी अव्वा को पुकारा। उत्तर कर्नाटक में माँ को आमतौर पर अव्वा कहा जाता है। एक बूढ़ी महिला जिनके बाल सफेद थे रसोई से बाहर आईं। रहमान ने उनका परिचय कराया। यह मेरी माँ है। मैं थोड़ी चकित हुई
वह वैसी नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। उनके माथे पर 25 पैसे के सिक्के के आकार की बड़ी बिंदी थी और उन्होंने एक इलकल की साड़ी पहन रखी थी जिसमें दोनों हाथों में हरे कांच के चूड़ियां थीं। उन्होंने साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़ा हुआ था। उनके चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान थी और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, नमस्ते। रहमान की बहन एक और कमरे से बाहर आई। वह रहमान से बिल्कुल अलग थी। रहमान गोरे और बहुत सुंदर थे। उसकी बहन लंबी और सांवली थी। उसने एक सूती साड़ी पहन रखी थी। उसकी माँ से छोटी बिंदी थी और दोनों हाथों में 2-2 सोने की चूड़ियां थीं। रहमान ने कहा, यह मेरी बहन उषा है। वह हिरेकेरूर में रहती है। उनके पति और वह दोनों स्कूल टीचर हैं। रहमान की माँ और बहन से मिलने के बाद मैं थोड़ी भ्रमित हो गई थी, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। जब मैं आराम से बैठ गई तो उषा ने कहा, मैडम, हमें आपकी कहानियां बहुत पसंद है क्योंकि हम उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैं स्कूल में आपके बच्चों की कहानियां पढ़ाती हूँ। सलमा भी बातचीत में शामिल हो गई। मुझे भी कहानियां पसंद हैं, लेकिन मेरे छात्र अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता। रहमान मुस्कराया और बोला, आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी कि मेरी माँ और बहन हिंदू हैं, जबकि मैं मुस्लिम हूँ। केवल आप ही मेरी जीवन कथा को समझ और सराह सकती हैं, क्योंकि आपने विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों की बिना किसी भेदभाव के मदद की है। मुझे आपकी एक बात याद है, हम उस धर्म या समुदाय को नहीं चुनते जिसमें हम जन्म लेते हैं, इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समुदाय ही हमारी पहचान है। रहमान रुका, फिर बोला, मैडम, मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश भी इसी सोच के साथ हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी जिंदगी और अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं। रहमान ने अपनी कहानी शुरू की। 30 साल पहले काशीबाई और दत्तूराम अपने 6 महीने की बेटी के साथ हमारे गांव के बाहरी इलाके में रहते थे। वे श्रीकांत देसाई के 10 एकड़ के खेत की देखभाल करते थे, जो बॉम्बे में रहते थे। खेत बहुत बड़ा था और काशीबाई और दत्तूराम के लिए संभालना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने जमींदार से अनुरोध किया कि कोई और परिवार भी वहीं आकर उनके साथ रहे और खेत में मदद करे। उन्हें साथ मिलने की भी खुशी थी। श्रीकांत ने अपने जान पहचान वालों से संपर्क किया और एक उपयुक्त परिवार ढूंढ निकाला। जल्द ही फातिमा बी और हुसैन साहब गांव आ गए। उन्होंने घर के एक हिस्से पर कब्जा किया और दूसरा हिस्सा काशीबाई और दत्तूराम के पास रहा। हुसैन साहब और दत्तूराम में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन काशीबाई और फातिमा बी में कभी नहीं बनी। ऐसा नहीं था कि वे बुरी महिलाएं थीं, पर उनके स्वभाव एकदम अलग थे। काशीबाई तेज, बहुत स्पष्टवादी और मेहनती थी। फातिमा बी शांत, सुस्त और अंतर्मुखी थी। अनिवार्य रूप से झगड़ा होना तय था, और यह झगड़ा एक मुर्गी से शुरू हुआ। काशीबाई की मुर्गी फातिमा बी के घर के हिस्से में जाकर अंडे देती थी। फातिमा बी अंडे वापस नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अंडे उनकी मुर्गी ने दिए हैं। काशीबाई ने अपनी मुर्गी को पहचानने के लिए उसे रंगने तक की कोशिश की ताकि वह फातिमा बी की मुर्गी से अलग दिखे। दोनों महिलाओं का एक साझा कुआं था और वे अक्सर एक ही समय पर बर्तन और कपड़े धोने को लेकर झगड़ती थीं। वे बकरियों को लेकर भी झगड़ती थीं। फातिमा बी की बकरियां काशीबाई के फूल और पत्ते खा जाती थीं, जिन्हें वह पूजा में इस्तेमाल करती थी। कभी-कभी काशीबाई की बकरियां फातिमा बी के घर चली जातीं। समय बीतता गया और काशीबाई की बेटी उषा 2 साल की हो गई। फातिमा बी को बच्चे बहुत पसंद थे और वह उषा को खेत में खेलते देखना पसंद करती थीं। फातिमा बी को मेहंदी बहुत पसंद थी। हर महीने वह खेत में लगे पौधे से मेहंदी निकालकर अपने हाथों पर लगाती थी और उषा हमेशा उनके साथ होती थी। उषा को वह सुंदर नारंगी रंग बहुत अच्छा लगता था। वह घर आकर अपनी माँ से कहती,
आप भी फातिमा काको की तरह अपने हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगाती? इस बात से काशीबाई चिढ़ जाती थी। वह कहती, फातिमा अपने हाथों में मेहंदी इसलिए लगा सकती है क्योंकि उसका पति काम करता है और वह रसोई में भी मदद नहीं करती। वह तो बस बिस्तर पर बैठती है और सुनती रहती है। अगर मैं ऐसा करूं, तो क्या तुम्हारे पिताजी आकर रसोई में काम करेंगे? फातिमा भी उनकी बातचीत सुन लिया करती थी, लेकिन फिर भी वह छोटी उषा से अपनी दोस्ती बनाए रखती थीं। जब फातिमा भी गर्भवती हुई, तो वह और भी अधिक सुस्त हो गईं। अंततः जब उनका गर्भ पूरा हुआ, तो एक दूर के रिश्तेदार को उनकी डिलीवरी में मदद के लिए बुलाया गया। कुछ दिन बाद गांव में एक त्योहार था और दत्तूराम अपने परिवार के साथ त्योहार में शामिल होने गया। जब वे लौटे, फातिमा भी वहां नहीं थी। वह पहले ही गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई जा चुकी थी और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। यह सन्नाटा काशीबाई के कानों में गूंज रहा था। वह रोने लगी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि फातिमा भी इतनी गंभीर हालत में अस्पताल में थी। अगले दिन उन्हें पता चला कि फातिमा भी अब नहीं रहीं। हुसैन साहब अपने नवजात बेटे के साथ रह गए। दाई 1 महीने रही और फिर चली गई। एक छोटे बच्चे की देखभाल करना हुसैन साहब के लिए बहुत कठिन कार्य था। न तो हुसैन साहब और न ही फातिमा बी के कोई ऐसे रिश्तेदार थे जो उस छोटे बच्चे की देखभाल कर सकते। ज्यादातर रिश्तेदार कुली थे और नवजात बच्चा उनके लिए एक बोझ होता। दत्तूराम ने सहानुभूति दिखाई और हुसैन साहब को खेत में कम काम करने की अनुमति दी, लेकिन अकेले एक छोटे बच्चे की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। एक रात बच्चा लगातार रोता रहा और काशीबाई से सहा नहीं गया। उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया। आखिरकार वह एक छोटा बच्चा था। उनकी मातृत्व भावना जाग उठी और वह बिना अपने पति का इंतजार किए हुसैन साहब के दरवाजे पर गईं और दरवाज़ा खटखटाया। जब हुसैन साहब ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, हुसैन साहब, मुझे बच्चा दीजिए। काशीबाई ने हुसैन साहब से कहा, मैं माँ हूँ, मुझे बच्चे संभालना आता है। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, अपने पल्लू में लपेटा और अपने सीने से लगाकर अपने घर ले गईं। बच्चा तुरंत ही रोना बंद कर दिया। बच्चे के जन्म के बाद पहली बार हुसैन साहब ने चैन की नींद सोई। अगले दिन काशीबाई ने हुसैन साहब से कहा, जब तक तुम दोबारा शादी नहीं करते, तब तक मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी। चिंता मत करो। काशीबाई ने फातिमा बी से अपनी दुश्मनी भूल गईं और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि उन्हें पहले ही फातिमा बी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। बच्चे का नाम रहमान रखा गया और हुसैन साहब ने दोबारा शादी नहीं की। रहमान काशीबाई के घर में पला बढ़ा। वह अपनी माँ के घर तो सोता था, लेकिन जैसे ही सूरज उगता, वह तैयार होने काशीबाई के घर भागा आता। जब उषा खुद नहाती तो काशीबाई छोटे रहमान को नहलाती, उन्हें नाश्ता देती, टिफिन तैयार करती और दोनों बच्चों को स्कूल तक छोड़ती। हालांकि उषा रहमान से 2 साल बड़ी थी, फिर भी काशीबाई ने यह सुनिश्चित किया कि वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़े। काशीबाई दोपहर में खेतों में काम करती और शाम को बच्चों को स्कूल से वापस लाती। हुसैन साहब रहमान का रात का खाना बनाते और रहमान अपने पिता के साथ सोने उनके घर चला जाता। यह सिलसिला 10 वर्षों तक चला। जब रहमान 10 साल का और उषा 12 साल की हुई, हुसैन साहब बीमार पड़ गए और उनकी सारी बचत इलाज में खर्च हो गई। उधर काशीबाई ने 2 भैंसें खरीदीं और दूध का कारोबार शुरू किया। वह अपने पति से ज्यादा कमाने लगी। उसी साल हुसैन साहब की टीबी से मृत्यु हो गई। रहमान अकेला रह गया। दत्तूराम और काशीबाई ने बिना किसी हिचक के रहमान को अपने घर में रख लिया। रहमान भी खुशी खुशी काशीबाई के घर में रहने लगा। काशीबाई को रहमान के धर्म की पूरी समझ थी। हर शुक्रवार को वह उसे नमाज के लिए भेजती और छुट्टियों पर उसे गांव की मस्जिद में कुरान की कक्षा में भेजती। वह उसे सभी मुस्लिम त्योहारों में भाग लेने के लिए कहती,
भले ही गांव में बहुत कम मुसलमान थे, रहमान हिंदू त्योहारों में भी उतनी ही श्रद्धा से भाग लेता। दत्तूराम और काशीबाई ने दोनों बच्चों के लिए साइकिलें खरीदीं। रहमान और उषा हाई स्कूल साइकिल से जाते और बाद में कॉलेज भी साथ जाते। आखिरकार वे दोनों स्नातक हो गए। एक दिन काशीबाई ने रहमान से कहा, बेटा, हमारे पास तुम्हारे माता पिता की कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए मक्का की ओर रुख करो और अल्लाह से दुआ मांगो। फातिमा बी और हुसैन साहब तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम अब स्वतंत्र और बड़े हो चुके हो। उषा की शादी अगले महीने है। मेरी जिम्मेदारी अब तुम दोनों के लिए खत्म हो गई है। काशीबाई के स्नेह और समर्पण से रहमान भावुक हो गया। उसे अपनी असली माँ का चेहरा भी याद नहीं था। वह अल्लाह और अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करने लगा। फिर काशीबाई के पैर छुए और कहा, अव्वा, आप ही मेरी अम्मी हो, आप ही मेरी मक्का हो। रहमान को बेंगलुरु के एक बीपीओ में नौकरी मिल गई और वह घर छोड़कर चला गया। उसने कुछ वर्षों तक अलग अलग कंपनियों में काम किया, अपना करियर आगे बढ़ाया और अच्छा वेतन कमाने लगा। एक दोस्त की शादी में उसकी मुलाकात सलमा से हुई और वह उससे प्यार करने लगा। काशीबाई और दत्तूराम की मंजूरी मिलने के बाद उसने सलमा से शादी कर ली। जब रहमान ने अपनी कहानी खत्म की, वह बहुत भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू थे। काशीबाई अनपढ़ थी, लेकिन मानवीय मूल्यों में बहुत समृद्ध थी। मैं उनके बड़े दिल को देखकर हैरान और अभिभूत थी। काशीबाई ने एक अलग धर्म के बच्चे को पाला और उसे अपने बेटे जैसा प्यार किया। इस समय तक दोपहर का खाना तैयार हो गया था और उषा ने मुझे खाने के लिए आमंत्रित किया। स्वादिष्ट भोजन करते समय मैंने रहमान के घर के भोजन कक्ष की दीवार की ओर देखा और पहली बार वहां दो तस्वीरें देखीं, एक मक्का की और दूसरी भगवान कृष्ण की, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास टंगी हुई थी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की रोचक ऑडियो बुक सुनते रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए रोज नई और शानदार किताबें लेकर आते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।